हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 2 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट साइंस ऑफ अपटेक। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ये डेटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। ओके, बट इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे। रीजन बीइंग कि इसमें शॉर्ट टर्म डेटा ज़्यादा बता रहा है जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ काम का हो सकता है। बस एक ट्रेंड को थोड़ा समझने में काम आ जाएगा कि जीएसटी कलेक्शन है वो भी बहुत बढ़ गया है, मतलब एक हाई राइज पे चल रहा है। दूसरा आप देख सकते हो जो पर्सनल इनकम टैक्स जो लोग पे करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड है। तो कहीं ना कहीं एक जो आप कह सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो कहीं ना कहीं सबड्यूड है, अभी भी अंडर कंट्रोल है, ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कलेक्शन एक्स्ट्रा होता है तो एक चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है कि अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। कारण कि हमें पता है कि अभी इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन का सामना कर रही थी प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में। अभी जो थर्ड क्वार्टर उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और हम कह सकते हैं कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फोर्थ क्वार्टर में और प्लस डोमेन में हम पहुंच जाएंगे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में अभी भी आप कह सकते हैं स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो क्या प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू की कमी थी तो कहीं ना कहीं स्कोप थोड़ा कम था एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का। बट अभी थोड़ा रेवेन्यू बढ़ गया है तो स्कोप बढ़ता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप देख लेना। मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी। जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल्स हैं। देखो, एक तो ये बैक टू द क्लासरूम, स्कूल्स को रीओपन करना। क्या क्राइसिस प्रीवियसली कोविड-19 के ड्यूरिंग देखे गए हैं और किस तरीके से अभी ये अच्छे कदम कंसिडर किए जा रहे हैं क्लासरूम को ओपन करना। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल देखेंगे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। दूसरा हम आर्टिकल जो देखेंगे दैट इज अबाउट लुक बिफोर यू रिफॉर्म। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उस पर आप देखोगे हायर एजुकेशन जो है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या एक कह सकते हो कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, सबको सब्ज्यूम करके एक बना देना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कुछ एनालिसिस दे रहे हैं पूरा कि क्या पूरा प्रोसेस रहा है कि रेगुलेटरी जो सिस्टम है हायर एजुकेशन का उसको बनाया गया है। बट पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं वो ये कि हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। अगर आप सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा कर दोगे तो कहीं ना कहीं जो वाकई में लोकल इश्यूज़ हैं उनको आप साइड कर दोगे। ठीक है, तो आर्टिकल अच्छा है, देखेंगे इसको। तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज से वो है ये वाला कि अनइक्वल सोसाइटी में वायरस का क्या बिहेवियर रहा। कहने का मतलब जो मैन एंड वुमेन ये जो डिवीजन है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं या फिर जो भी है जेंडर गैप जो बोल सकते हैं, उसका असर वायरस का मतलब एक तरीके से अटैक का क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, और आइडिया पेज पे देखें। आइडिया पेज पे यहाँ पर स्टैग्नेशन इन फैक्ट, यहाँ पर आप देखोगे कि सुरजीत भल्ला का एक आर्टिकल आया था चाइल्ड माल नरिशमेंट पे, तो वो काउंटर कर रहे थे जीन ड्रीज को। तो वहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू जीन ड्रीज जो है वो सुरजीत भल्ला को अपने आंसर्स दे रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, या फिर सुरजीत भल्ला जो है अपनी खुद की बात को ही मनाने में क्यों लगे हुए थे। इसलिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। ये है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको थोड़ा बहुत एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, इसमें आप एलिफेंटा केव्स या फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख सकते हो, तो वो गूगल कर लेना आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है दैट इज आर्कटिक सर्कल के बारे में है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल जैसे जैसे वार्म हो रहा है तो देखो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा साइन है। दूसरा, इसका असर इकोलॉजी पे क्या आएगा, और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में या इंटरनेशनल रिलेशन में इसके क्या रेपरकशंस होंगे वो हम जानेंगे पूरा डिटेल में। ये आर्टिकल भी अच्छा है। तो ऐसे करके 4 आर्टिकल से एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल बैक टू द क्लासरूम। देखो, नया साल शुरू हुआ और इसमें वेलकमिंग बहुत सारे काम भी हुए, जैसे कि स्कूल्स का क्लासरूम्स का अनलॉक होना। बहुत सारे स्टेट्स जैसे कर्नाटक, बिहार, पुदुचेरी या फिर आप कह सकते हो यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, उन्होंने भी अपनी तरफ से स्कूल को ओपन किया है पार्शियली। और कई जगह पर आप देखोगे असम जैसे स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर यंगर क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है, क्लास 1 से लेकर के अपवर्ड जो भी क्लासेस आती हैं उनको। तो ये आप देख सकते हो कि प्रायोरिटी में क्या रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ सेफ्टी नॉर्म्स। ठीक है, कोई भी रिस्क ना हो, बच्चों की लाइफ को कहीं पर भी आप कह सकते हो अंडर थ्रेट ना लाया जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो प्लेग्राउंड्स है जहाँ पर बहुत सारे काम होते रहते हैं, लोग खेलते हैं, तो वहाँ पर क्राउड इंक्रीज़ होगी क्योंकि बच्चे खेलेंगे ना। ठीक है, इंडोर क्लासेस की बात भी करो तो वहाँ पर भी,
तो उनको हम रीइमेजिन कर रहे हैं पेंडेमिक के साथ में, ठीक है। तो नेसेसरी स्टेप्स हमें उठाने की ज़रूरत है जिससे कि चिल्ड्रंस के लिए या जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल या नॉर्मल कंडीशन से वहाँ पर हम बना सके बिना उनकी हेल्थ को किसी प्रॉब्लम में डाले हुए। सीबीएसई ने डिसाइड किया है, अभी रिसेंटली न्यूज़ थी, कि क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मई जून में कंडक्ट करा लिए जाएंगे और जुलाई तक इसका रिजल्ट देने की बात है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है कि एजुकेशन जो अभी तक बिल्कुल इंटरप्टेड थी वो कहीं ना कहीं अब अपनी ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखें एक रियलाइजेशन कोविड-19 की वजह से, तो ये कि स्कूल जो है ना वो कहीं ना कहीं एनमेश्ड थी। एनमेश्ड का मतलब होती है एकदम होच पोच हो जाना, ठीक है। और लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ में कि किस तरीके से कोविड-19 आउटब्रेक हुआ और स्कूल्स के ऊपर भी पूरा अटैक हुआ, मतलब ऐसी बातचीत हो रही है कि स्कूल्स भी बंद हो गई, ऐसा भी कभी हो सकता था क्या? एग्जैक्टली वो हो गया। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना, वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस अच्छे से आता है एज़ कम्पेयर टू कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीधा चला जाओ। बट हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से जो एक सॉलिडारिटी आनी चाहिए ना दोनों के बीच में, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, वो कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्मेट में ही जाके रह गई। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो कि बड़े टाइनी माइनॉरिटी, मतलब बड़ी छोटी माइनॉरिटी है, जिनके पास में ऑनलाइन क्लासेस एक्सेसिबिलिटी थी, वो तो वर्चुअल क्लासेस में चले गए। बट पुअर जो सब्सटीट्यूट्स थे या पुअर जो बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम का कारण बना। उनको आप देखोगे उनकी मेंटल हेल्थ बड़ी एक बुरे हालात से गुजर रही है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ज़्यादातर जो इंडिया के बच्चे हैं ना, वो इस डिजिटल लर्निंग से बिल्कुल बाहर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीब बच्चों को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली। अब गरीब बच्चों के बाद में भी अगर आप देखो तो जेंडर गैप वाला जो इशू है ना, प्रेफरेंस अगर बेटे को ज़्यादा मिल रही है तो वो और भी ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन शो करता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइड आपने समझा यहाँ पे। असर की जो रिपोर्ट है, असर ने 60,000 ओल्ड स्टूडेंट्स पे रूरल इंडिया में एक सर्वे किया और पता पड़ा कि केवल 1/3, मतलब लगभग कितने हुए, केवल 20,000 स्टूडेंट्स के पास में ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल थी, ठीक है। केवल 11% ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लाइव क्लासेस ले पा रहे थे। लाइव के लिए तो आपको पता हाई स्पीड नेट की चाहिए होती है और वीडियो रिकॉर्डेड में थोड़ा कम स्पीड में भी काम चल जाता है। तो लाइव क्लासेस लेने के लिए तो केवल 11% स्टूडेंट्स ही एलिजिबल थे या फिर उनके पास एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल थी। तो इसके कॉन्सिक्वेंस अगर हम देखें ना, तो एक तो लर्निंग डेफिसिट तो इस टाइम पे है ही, कि एजुकेशन में कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है। उन बच्चों का जो ये साल निकला है वो रिकवरेबल नहीं है, जो पेंडेमिक ने अपनी तरफ से पूरा किया है। रही सही में जो इनकम इनइक्वालिटी थी, कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी थी, इसके साथ साथ में अब एजुकेशन इनइक्वालिटी भी कहीं ना कहीं एड ऑन हो गई है। पब्लिक स्कूल्स हैं वो हमेशा से एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं, जहाँ पर बच्चों को आप कह सकते हो कि जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को चाइल्ड लेबर से भी बचाती हैं पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, चाइल्ड मैरिज से भी बचाती हैं। और जो मिड डे मील स्कीम्स चलती हैं, आईसीडीएस जो स्कीम है वो चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका अंडर नरिशमेंट भी नहीं होता, मतलब उनको खाने पीने की चीज़ें भी टाइम पे मिल जाती है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है। तो स्कूल्स का अगर नॉर्मलसी में आना अपने आप में एक अच्छी बात है। एजुकेशन सिस्टम के लिए हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे इम्पल्स है। सेंटर ने अपनी तरफ से एक अच्छा सिग्नल पहले भी दिया था कि स्कूल्स को स्टेट अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से रीओपन कर सकते हैं। जो पेंडेमिक ने जितने भी लिमिटेशंस लगाई हैं, अब देखो हो क्या रहा था, केवल टॉप डाउन डिक्टेट था कि ऊपर से जो टीचर ने बोल दिया वो स्टूडेंट को सुनना ही है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं था। वो कहीं ना कहीं अब रिमूव होगा, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अच्छा काम हो पाएगा। रही सही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जितना कुछ भी अपनी तरफ से इंडिकेशन दिया था, उसमें स्टेट्स को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना ऑर्डर दिए थे, अब दे दिए कि भाई आपके लिए गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करो और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करो। तो इससे क्या हो गया, लोकल अथॉरिटीज़ है ना, उनको कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट फील हुआ है और वो अपने हिसाब से अब काम कर सकेंगे लोकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। डिसेंट्रलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एक एम्पावरमेंट का काम भी करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे जो टीचर लेड बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल आए थे, जहाँ पे जो टीचर्स थे, कर्नाटका का एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था इसी न्यूज़पेपर में, जहाँ पर बच्चों को मंदिरों में बुला करके ऐसे पढ़ा रहे थे वो टीचर्स, दूर दूर बिठा बिठा करके। तो वो जो चीज़ थी ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। वो एक आप कह सकते हो ना सेल्फ इनिशिएटिव लिए हुए थे, अच्छे थे वो, ठीक है। पोस्ट पैंडेमिक अगर स्कूल्स की देखिए तो देखो एक
आप कह सकते हो कि कमी तो रहेगी वहाँ, ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं ना से तो कुछ अच्छा ही है अगर थोड़ा बहुत भी हो जाए तो। ठीक है, तो एम्पावर्ड टीचर होना हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और ये एक शुरुआत है, टीचर्स को और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लुक बिफोर यू रिफॉर्म। आर्टिकल लिखा हुआ है फरकान कमर और कृष्ण कुमार के द्वारा। देखो, अभी अगर हम देखें तो जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं सब्ज्यूम करने की बात की गई है। किसके द्वारा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, जो कि कुछ महीनों पहले लगभग जुलाई एंड में ये डिक्लेयर हुआ था। तो आप देखोगे एक आइडिया आया कि एक सिंगल रेगुलेटर को अब अगर इस्टेब्लिश किया जाए हायर एजुकेशन को, केवल छोड़ के किनको? मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़ के बाकी सब के लिए कॉमन रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया जाए। तो अगर इस ये प्रीवियस जो डेवलपमेंट है इसको अगर हम देखें तो मेडिकल एजुकेशन की बात अगर करें तो वहाँ पर ऑलरेडी आप मेडिकल एजुकेशन में जितना भी कोई इमरजेंसी हो रही है अभी लगातार, जैसे यहाँ पर लास्ट में आर्टिकल में बताएंगे कि होम्योपैथी के लिए अलग रेगुलेशन है, आयुष का पूरा जो है सिस्टम अलग से चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो रियलिटी है वो तो कुछ ऐसी है कि मल्टी रेगुलेटर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एनविसाज करती है कि सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए, हाँ मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़ दें। तो राइटर यहाँ पे थोड़ा सा समअप करना चाह रहे हैं कि ये जो आइडिया है ना सिंगल रेगुलेटर को स्टैब्लिश करने का, ये कहाँ से आया। देखो, प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पर 1980 के बाद में शुरू हो गया था, 1980 के दशक में, ठीक है। और ये जो रेगुलेशन का जो प्रोसीजर था वो लगातार कॉम्प्लेक्स होता चला गया, ठीक है। बात क्या थी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कंट्रोल करना था कि हाँ प्राइवेट सेक्टर कहीं अपनी मनमानी ना करना लग जाए प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो वो कंट्रोल जो था ना वो और ज़्यादा ब्रेजन हो गया, मतलब बेशर्मी में बदल गया, मतलब ज़्यादा दादागिरी चलने लग गई थी इन कंट्रोलर्स की। तो अगर हम हायर एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें तो वो ओवर तो रेगुलेटेड थे और अंडर गवर्न थे। ये बड़ी लाइन अच्छी है, ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्न। तो इस चीज़ पर आप देखोगे नेशनल नॉलेज कमीशन उन्होंने 2007 में कंक्लूड किया कि बहुत सारी एजेंसीज है ना वो लगातार एंट्री जो एडमिशन्स होता है उनको कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है, ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है, इवन इनटेक जो आ रहा है वो प्राइस, साइज, आउटपुट, एग्जिट, मतलब हर एक चीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है। तो इस वजह से हायर एजुकेशन क्या हो रही है हमारी, इनइफेक्टिव बनती चली जा रही है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक ओवर आर्काइंग एक सिंगल बॉडी स्टैब्लिश कर दी जाए जो कि ओवरऑल सारी हायर एजुकेशन को रेगुलेट कर सके, और उसका नाम दिया गया इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन हायर एजुकेशन। फिर बाद में यशपाल कमेटी, ये नाम जरूर लिख लेना आप, नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या बोला, फिर यशपाल कमेटी रही है। यशपाल कमेटी आई 2009 में, उसकी रिपोर्ट में देखा गया कि जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना ये कहीं ना कहीं एक इम्पेडिमेंट, एक कहीं ना कहीं रोड़े का काम कर रही हैं कि जो एक्सीलेंस आनी चाहिए हायर एजुकेशन के बाद में स्टूडेंट्स को, वो एक्सीलेंस गेन नहीं कर पाते हैं। तो कमेटी का जो की कंसर्न था ना वो ये कि एकेडमिया का कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ना वो बड़ा गलत है। कहने का मतलब ऐसा कि इंजीनियरिंग वाला कभी ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ेगा ही नहीं, ह्यूमैनिटीज़ वाले को कभी कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज ही नहीं होगा। तो वो जो चीज़ थी ना कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये यशपाल कमेटी की कहीं ना कहीं कंसर्न थी कि ये तो कहीं ना कहीं एक इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से यशपाल कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में दिया कि एक एपेक्स बॉडी स्टैब्लिश किया जाए, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिससे क्या होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर एकेडमिक एक्सचेंज हो, डायलॉग हो अक्रॉस डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन के जो एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में एक डायलॉग हो सके, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रोफेशनल होना चाहिए एज कंपेयर टू कंट्रोलिंग मशीन नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल मशीनरी हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। फिर 2016 में एक कमेटी एक और स्टैब्लिश की जाती है और आप उसका नाम जानते हो, TSR सुब्रमण्यन। उन्होंने नेशनल हायर एजुकेशन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, ये अपनी तरफ से एक सजेशन में दिया कि ये आप पारित करो, जिससे कि इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन ये सेटअप की जा सके। इससे क्या होगा, सभी जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इनको सबज्यूम कर लिया जाएगा। तो मतलब हर बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि एक ऐसी एपेक्स बॉडी या सिंगल रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश करें जिससे कि इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग भी आए और ओवरऑल रेगुलेशन प्रॉपर किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो 2017 में हिंट की मिला था कि पॉसिबिलिटी है कि नई एक रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी
ठीक है, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, ठीक है, जिसका नाम हो गया हीरा, जो कि एक तरीके से डिसॉल्व कर देगी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं एग्जिस्टिंग, अगर हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट फिर उसके बाद में आप देखोगे ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आती है, जो कौन करता है उसको, ड्राफ्ट कस्तूरी रंगन कमेटी 2019 में। तो कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया कि एक कॉमन रेगुलेटरी रिजीम होना चाहिए पूरी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, और हम एलिमिनेट करेंगे आइसोलेशंस को और डिसजंक्शन को, मतलब वही इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग और एक्सचेंज ऑफ एकेडमिया, ये हो सके इसके लिए एक एपेक्स बॉडी स्टैब्लिश की जाए। और फिर इसने, जो आप देखते हो कि कस्तूरी रंगन कमेटी है, उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड की कि भाई आप इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश कर दो, एक सेकेंड, हाँ, आप इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश कर दो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेरा, ठीक है, एक सोल रेगुलेटर के तौर पे एक हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो ये एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज बनाना चाह रहे हैं अल्टीमेटली रेगुलेशन को हटा करके। इसके अलावा कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा, रिकमेंड किया है कि 3 अदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी स्टैब्लिश की जाए, जो कि एक्रेडिटेशन को, जो अप्रूवल दिया जाता है ना कि हाँ आपकी कॉलेज एलिजिबल है, आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है कोर्सेज को देने के लिए, तो उसको ओवरसी करे, उस पर ध्यान दे, ठीक है, मल्टीपल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए। सॉरी ओके। फिर इसके बाद में अगर हम देखें, एक सेकेंड, तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे अलग अलग फैसेट्स को रेगुलेट करने के लिए हायर एजुकेशन में, ये चीज़ एनविसाज की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, RSA, ये कोऑर्डिनेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, एड्रेस करेगा इंटर इंस्टीट्यूशनल ओवरलैपिंग को और कॉन्फ्लिक्ट को। कहने का मतलब जितने रेगुलेटर्स ऑलरेडी हैं उनके बीच में कहीं ओवरलैपिंग भी होती थी, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आते थे, तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये इस्टेब्लिश करने की बात की गई है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन 2020 में, ठीक है, ये चीज़ बात की गई थी। अगर आप देखोगे, आप यहाँ पर एक कॉमन सिंगल रेगुलेटर के आइडिया को देखो, तो वो लगातार आती गई, और उसको ट्रांसफॉर्म करना एक का टारगेट तो क्या था कि कैसे भी करके एक ऐसे अथॉरिटी बने जो कि बड़ा इजी वे में काम कर पाए। बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बनता ना, अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटीज तो वैसे भी काम को आप समझ सकते हो, या तो डिले करेगा या फिर डिरेल करेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो नेशनल कमीशन है, जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या फिर प्रोफेशनल काउंसिल है, वो लगातार एग्जिस्ट करती रहेंगी, बस उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट कौन करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब फाइनल जब आप देख सकते हो जो ड्राफ्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी फाइनलाइज होना बाकी थी। इतने में 2017 में एक बिल आया था राज्यसभा में, बस वो क्या फिर उसके बाद में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, जिसका नाम था नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। ये बीच में ही आ गया, राइट। तो 2019 में आप देखते हो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, NMCI के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सेंट्रलाइजेशन को शो कर रहा है। दूसरा, अगर देखें रेगुलेटरी रिजीम की अगर बात की जाए, जो हम अभी बात कर रहे थे हायर एजुकेशन की, तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो फाइनलाइज किया है ना, वो है ये थोड़ा सा दिखने में तो लाइट है बट टाइट सिस्टम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, कि जहाँ पर सिंगल रेगुलेटर सभी हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए आप देख सकते हो एक पुट स्टैब्लिश कर दिया गया है, छोड़ के मेडिकल और लॉ एजुकेशन के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एनविसाज किया है कि ओवर आर्काइंग मतलब होल सोल एक कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ बॉडीज ही स्टैब्लिश कर दी जो कि ओवरऑल एजुकेशन, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेंगे। जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके पास में ये एक मेन बॉडी होगी, इसके पास में 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल होंगे। वो 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल, आप ये नाम जरूर लिख लेना भाई, क्योंकि जो ड्राफ्ट था वो इतना मैटर नहीं करता। ड्राफ्ट में तो केवल इंटेंशंस पता पड़ती हैं, बट फाइनल जो हो गया ना, जैसे एक तो यहाँ पे हमने देखा नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में
जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके अंडर में 4 वर्टिकल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नंबर 2 नेशनल एग्रीडिटेशन काउंसिल, तीसरा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और चौथा जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो इस नए स्कीम में या फिर नए लॉजिक में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है HEGC, दैट मीन्स हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन के द्वारा। और अदर रेगुलेटरी बॉडीज है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स ही बना दी जा रही हैं, केवल स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि 5 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि आप कह सकते हो कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन 2019 में रिकमेंड किए गए थे, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अल्टीमेटली आपने एक मेन जो बॉडी थी वो आपने एस्टैब्लिश कर। अब बात आ जाती है कि जब आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आप देखोगे तो सेपरेट रेगुलेशंस को आपने एक साथ करने की कोशिश की है। तो मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा हेल्थ, जहाँ पर हेल्थ केयर एजुकेशन मिलती है तो उसको भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेटिव बनाने की बात की जा रही है कि हाँ, जो एलोपैथिक मेडिसिन है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स एलोपैथी की स्टडी करते हैं उनको आयुर्वेदा, योगा, मतलब आयुष के बारे में भी उनको जानकारी मिले, और जो आयुष में जो लोग अपनी एजुकेशन कर रहे हैं तो उन लोगों को एलोपैथ की एजुकेशन मिले। तो इस तरीके से आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, एक इंटरडिसिप्लिनरी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे मतलब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सके, तो और ओवरऑल आप क्या करना चाह रहे हो, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि फिर इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है तो फिर एक बॉडी से आप आराम से रेगुलेट कर सकते हो। ये चीज़ आप देख रहे हो। बट जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा, एनेक्टमेंट हुआ, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन की बात करें, इसी तरीके से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश हो, लगातार काम करते रहना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लगातार काम करना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का लगातार काम करना। तो ये तो मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ से एक चीज़ तो है, ठीक है कि चलो मेडिकल एजुकेशन तो एटलीस्ट फ्रेगमेंटेड फॉर्म में अपने हिसाब से एक्सपर्टाइज में काम कर पाएगा। साथ में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो, जो न्याय है, न्याय का मतलब होता है कि जो आसपास की जो चीज़ें हैं, जस्ट अबाउट, कि ये दिस इज इम्पॉसिबल थिंग कि आप एक सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर दो जो कि डोमेन स्पेसिफिक, जो अलग अलग डिसिप्लिन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रेगुलेट कर सको। जैसे कि हेल्थ केयर एजुकेशन का हमने अभी देखा ऊपर की कितनी अलग है, अलग अलग बॉडीज़ हैं। पर अगर प्रिंसिपल के तौर पे, सिद्धांतिक तौर पे अगर हम देखें तो इस तरीके की बॉडी जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएंगी तो डिले तो होना स्कोप बनता ही है। चलो डिरेल भी ना हो या फिर जो टारगेट है वो पूरा भी ना हो तो कम से कम डिले तो हो ही जाएगा। तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि देखो, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, मतलब जैसे जैसे हमने दवाई ली वैसे वैसे बीमारी बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से जो अभी नया जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो बड़ा मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब वन साइज फिट्स ऑल। क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है, यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा, हमारा कंट्री जहाँ पर हम हायर एजुकेशन को एस्पायर करने के लिए जोग्राफिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली डाइवर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो भी हमारा सेपरेट जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। प्राइवेटाइजेशन का जो मैटर था आप देख सकते हो, वहाँ पर मेन काम क्या था कि डाइवर्सिटी को अपहेल्ड किया जाए। जो प्लेयर्स हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वाकई में एजुकेशन सिस्टम में, उन लोगों को एक स्कोप प्रोवाइड किया जाए। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब जब भी प्राइवेट कॉलेजेस ने अपना काम किया है तो उन्होंने केवल सिंगल पैटर्न को ही फॉलो नहीं किया है, उन्होंने लोकल इश्यूज को ध्यान में रख करके आगे काम किया है। तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लेकर के आए जहाँ पर आप देखोगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे हुए हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को एक जगह से बैठ करके देख रहे हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फैंटेसी ही दिखाई देगी कि हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। एक रियल जो रिफॉर्म बेस्ड विजन होना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि हमारा कंट्री डाइवर्स है, उसी के हिसाब से हायर एजुकेशन चलनी चाहिए और उसी के हिसाब से रेगुलेशन उनका होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वायरस इन एन अनइक्वल सोसाइटी। आर्टिकल लिखा हुआ है प्लाशा
नागपाल के द्वारा। देखो रिसेंटली जो डेटा डिक्लेयर हुआ है, जेंडर डिफरेंशियल डेटा कोविड-19 से कि फैटेलिटी रेट क्या रही है, जिसको हम CFR बोलेंगे अब से, केस फैटेलिटी रेट, कि कितनी डेथ हुई। तो देखो इंडिया ने बड़ा डेविएशन ग्लोबल ट्रेंड से शो किया है, और आप देखोगे कि ओवरऑल जो वुमेन की जो मोर्टेलिटी है वो मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा रजिस्टर की गई है इंडिया में। तो आप देखोगे यहाँ पर कि आप मैन जो है वो कोविड-19 रिलेटेड मॉर्बिडिटी से ज़्यादा कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया या फिर BP की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एज़ कम्पेयर टू वुमेन की इतनी ज़्यादा नहीं रहती है प्रॉब्लम। तो इस वजह से आप नोवल कोरोना वायरस का इंटरेक्शन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी तक हो सकती है, वो कहीं ना कहीं मेंस में ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। बट आप देखोगे ये चीज़ कहीं ना कहीं है, मेंस में है, इन्फेक्शन तो देखा गया, बट जो वाकई में आप कह सकते हो ना कि डिजीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम आनी चाहिए वो प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई है। मतलब डेथ रेट जो है, CFR जो है, केस फैटेलिटी रेट, वो वुमेन में ज़्यादा देखी गई, क्योंकि मैन देखो कहीं ना कहीं स्मोकिंग भी करते रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो मोबिलिटी है वो वुमेन के कंपैरिजन में मेंस की ज़्यादा है, बट फिर भी मॉर्टेलिटी वुमेन की ज़्यादा आना, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो एक गैप है उसको बड़ा आराम से ओपन अप कर रही है, एक्सपोज कर रही है। जो एविडेंसेस है ना CFR से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि रियलिटी शो कर रहा है हमारे कंट्री के अंदर, कि किस तरीके से आप देखते हो कि जेंडर गैप अभी भी प्रेवलेंट है, वो लगातार चलता है, जेंडर गैप अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है। और दूसरा, जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल है, उन्होंने ये कहा है कि जो डेटा आया है ना, उस डेटा को आप पूरा कंप्लीट मत समझो, बहुत सारी डेथ्स ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुई, और जो नॉन रजिस्टर्ड डेथ्स हैं वो ज़्यादा किसमें, जो वो उसमें ज़्यादा किसका रेशो आ रहा है, वुमेन का। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें शो कर रहा है। अगर डेटा देखें 2016 का, नॉर्मल बता रही है, नॉर्मल कंडीशन में, कोविड-19 वाला नहीं, 2016 का, तो टोटल डेथ जितनी रजिस्टर हुई थी उनमें से 55% तो मेन थे और 38% उसमें कितनी थी, वुमेन। अब आप ओवरऑल देखो भाई कि नॉर्मल कंडीशन में मैन की डेथ ज़्यादा होती है, और कोविड-19 में आप देखो तो वुमेन की डेथ ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में बैकग्राउंड है क्या। देखो ये जेंडर डिफरेंशिएशन क्या शो कर रहा है, कुछ की फैक्टर्स, एक तो फूड और एक न्यूट्रिशन की एक्सेस। ठीक है, आज भी वुमेन की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पुअर न्यूट्रिशियस आउटकम से कहीं ना कहीं सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू मैन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 जो 4th राउंड था उसकी डेटा की बात कर रही है, उसमें बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि लगभग केवल 23% इंडियन वुमेन ही है, मतलब 23% इंडियन वुमेन ऐसी है जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बहुत कम है, नॉर्मल से कम है, 23% तो ऐसी है। और टोटल वुमेन पॉपुलेशन का अगर देखें तो केवल 63% वुमेन ही ऐसी है जो अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले सके। ये डेटा काम का आप लिख सकते हो, कोट करने के काम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल इन्फेंट्स जो होते हैं, जो गर्भ में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं, जिनको आजकल तो चलो रोका जा रहा है पर फिर भी इलीगली कहीं ना कहीं इनका आप कह सकते हो ना अबॉर्शन लगातार होता ही रह रहा है। तो ये ट्रिपल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन को फेस करती है। ट्रिपल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, पहला, जिस माँ के गर्भ में वो है वो माता खुद अंडर न्यूट्रिशियस है, तो कहने का मतलब मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा, रिसर्चेज ने ये कंफर्म की है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस में भी कहीं ना कहीं जेंडर बायस देखा गया है। तीसरा जो उनके साथ में प्रॉब्लम है कि गर्ल चिल्ड्रन जो होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो उनको न्यूट्रिशन एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो उनका सर्वाइवल आउटकम और कम हो जाता है। ये काम का पैराग्राफ है बड़ा। इसी तरीके से पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम की अगर बात करें तो उसी वजह से कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से फीमेल्स में जो मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी रिस्क है, वो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और साथ में अगर कुछ डेटा को देखें जो वाकई में हमने एम्फेरिकली स्टडी किया, तो उसके हिसाब से अगर देखें, इससे ये चीज़ रिवील होती है कि जो इम्पेशेंट मेडिकल केयर मिलनी चाहिए वो भी वुमेन्स के लिए इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितनी मेल्स के लिए अवेलेबल है।
वो कैसे कि होता क्या है, अगर घर में कोई लेडी या फिर कोई फीमेल बीमार हो जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना भी अवॉइड किया जाता है, और उनको हॉस्पिटल भी कब पहुंचाया जाता है, जब उनके हाल बिल्कुल सीवियर हो जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मॉर्टेलिटी रिस्क है ना, वो भी लगातार बढ़ती चली जाती है। अगर हम फिजिकली अगर एक बॉडी की अगर बात करें, तो वहाँ पर भी जो एक एवरेज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होता है ना हमारी घरों में, तो एक मेल पे फीमेल के कंपैरिजन में लगभग हर साल 8,397 रुपये ज़्यादा खर्च होते हैं। आप कह देख सकते हो कि कितना कम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अगर उनके पास में कोई प्रॉब्लम, उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी है तो। साथ में डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग की अगर बात करें, तो जो हेल्थ केयर एक वुमेन को ज़रूरत हो तो उस टाइम पे जल्दी से लोन भी नहीं लेते, लोन एक्सेसिबिलिटी भी कम है। तो वही बात है कि अल्टीमेटली जब सिम्टम्स बिल्कुल सीवियर हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पर वुमेन को फिर बाद में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कोविड-19 के टाइम पे भी देखा गया। तो ये जो अनइक्वल बर्डन है ना, कि जिसमें आप देख सकते हो, एक तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक जो फीमेल इन्फेंट्स होती है उनके साथ में जो एक पार्शलिटी होती हुई देखी है, वो ही चीज़ कहीं ना कहीं घर में अनपेड केयर जो वर्क होते हैं, घर के जो काम होते हैं जिनमें कोई पेमेंट नहीं मिलता, वो अगर देखें तो इंडिया में ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बर्डन दिखा रही है कि जो वुमेन है वो अनपेड वर्क ज़्यादा करती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही कहीं पर किसी भी फीमेल की कोविड-19 से रिकवरी हो गई है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर के काम को संभाला, तो उसकी वजह से और ज़्यादा फिजिकल बर्डन उन पे आया और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला। ओईसीडी के हिसाब से जो इंडियन वुमेन है, उन पर एवरेज अगर देखा जाए तो वो दिन में लगभग 5 घंटे एक्स्ट्रा स्पेंड करती है अनपेड वर्क में एज कंपेयर टू मैन। ये इंपॉर्टेंट डेटा आप नोट डाउन कर लो इसको, कि जब भी वुमेन पे कभी लिखना हो तो इस तरीके से जो जेंडर गैप पे कभी लिखना हो तो ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी मतलब एक भोलापन होगा अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो शताब्दियों से चलती आ रही हमारे जो डिस्क्रिमिनेटरी सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो 2 सेकंडों में मिट जाएगी। ठीक है, तो मोर्टेलिटी पैटर्न जो है ना पेंडेमिक के टाइम पे भी एग्जैक्टली ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो देखो अब वैक्सीनेशन की बात चल रही है, वैक्सीन आने वाला है, तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आए ना तो वहाँ पर तो कम से कम आप जेंडर फोकस अप्रोच रखना, जेंडर गैप मत आने देना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हेन द आर्कटिक वॉर्म्स। ये आर्टिकल लिखा हुआ है नवतेज सरना के द्वारा। देखो, ज्योग्राफी की बुक्स हम भी पढ़ते हैं, राइटर अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आर्कटिक जो है वो एक फ्रोजन फास्टनेस पे काम करता है। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही बर्फ ही बर्फ है, और आप देख सकते हो कि वहाँ पर पोलर बियर है या फिर जो ट्राइबल लोग जो रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं फर बेस्ड कपड़े पहनते हैं, और उनका आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं ओकेजनली ही कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, तो बोले दिन जब 6 महीने का होता है तब वो बाहर निकलते हैं और अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करते हैं। बट ये बात हो गई बोला कि लगभग आधी सेंचुरी पहले की, बट आज की अगर बात करें तो वो बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट होती जा रही है। ठीक है, सी में आज देखोगे तो बड़े बड़े आइस के जो ब्लॉक्स हैं वो लगातार मेल्ट होके गिर रहे हैं, और आप देख सकते हो ये जो चैलेंज है ना ये ग्लोबल है इन नेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आर्कटिक या ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो आर्कटिक रीजन में इसका ज़्यादा असर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, ग्लोबल अगर देखें जितना भी कोई ग्लोबल वार्मिंग का असर है उसका जस्ट डबल जो है वो असर दिखाई दे रहा है आर्कटिक रीजन में। ठीक है, 1980 के बाद में अब तक आर्कटिक सी जो है वहाँ पर स्नो का जो पूरा वॉल्यूम है ना वो लगभग 75% तक ख़त्म हो गया है। तो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले नॉर्दर्न सी रूट, जिसमें आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न अटलांटिक को पैसिफिक से कनेक्ट करने के लिए आप कह सकते हो आर्कटिक ओशन के थ्रू जाने के लिए कुछ एक पॉइंट ही ऐसे होते थे टाइम पूरे ईयर में जहाँ पर वो स्नो मेल्ट होती थी और फिर उसके बाद में वो कम्युनिकेशन होता था नॉर्दर्न अटलांटिक से कहाँ पे, नॉर्दर्न पैसिफिक के बीच में। बट आज आइस लगातार मेल्ट हो रही है, कॉमर्शियल कार्गो वेसल्स हैं वो लगातार घूमते फिर रहे हैं वहाँ पे, और कुछ मॉडल्स ने तो ये प्रिडिक्ट किया है
कि ये जो रीजन है ना आर्कटिक रीजन, यहाँ पर वेसल्स अब थ्रू आउट ईयर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और लगभग लगभग समर्स में तो 100% मूवमेंट इनका फ्री हो जाएगा। जो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हुआ करता था वो फ्रीली होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं तो 2050 आते आते। तो आप देख सकते हो स्नो मेल्टिंग कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये बड़े क्रिटिकल हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स में होने वाला है, जिसमें मेन चीज़ आ रही है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा आइस मेल्ट होना, पानी का गर्म होना, तो इसकी वजह से सी लेवल भी राइज होगा, क्योंकि पानी मेल्ट होकर के जो पानी स्टोर्ड है आइस के फॉर्म में वो धीरे धीरे समुद्र में आएगा, तो समुद्र से भी सी लेवल राइज होगा। सैलिनिटी लेवल में भी वेरिएशन आएगा, तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न जहाँ पे स्नोफॉल होता है या फिर रेनफॉल होता है उसमें भी हम वेरिएशन देख पाएंगे। दूसरा, टुंड्रा रीजन में जो बर्फ वाला जो रीजन है वहाँ पर आप देखते हो वो अब धीरे धीरे स्वयं दलदली क्षेत्रों में बदल रहे हैं, क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो मिट्टी में मिलकर के दलदल बना रही है। इसी तरीके से परमाफ्रॉस्ट जो परमानेंटली फ्रोजन एरियाज हैं वहाँ पर भी आप देखोगे, परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है मिट्टी में कुछ ऐसा रीजन जहाँ पे वो परमानेंट ही फ्रोजन फॉर्म में रहे, बर्फ के फॉर्म में रहे, एकदम टाइट मिट्टी एक तरीके से। अब वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो सॉलिफ्ल्यूक्शन होता है, सॉइल फ्ल्यूक्शन जिसको बोलते हैं, ये मिट्टी का एक तरीके से मूव होना शुरू हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं थॉ हो रहा है, मतलब पिघल रहा है। सडन स्टॉर्म्स की अगर बात करें, बहुत सारे स्टॉर्म्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोस्टल रीजन में आप देखोगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो पानी का जो एक कह सकते हो ना असर, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वाइल्ड फायर्स की हमने बात की पहले, ऑस्ट्रेलिया में बात की, कैलिफोर्निया में बात की, अमेजोन वाइल्ड फायर्स की बात की, वो लगातार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बन रही है। तो कहीं ना कहीं कनाडा और रशिया जो कि आर्कटिक रीजन में है, वहाँ पर भी इनके सारे असर देखने को मिल रहे हैं। रही सही में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है आर्कटिक रीजन की, वो भी अंडर थ्रेट है। हैबिटाट की अगर बात करें, वो भी लगातार लूज होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, और लगातार साल दर साल आप देख सकते हो कि टेम्परेचर अगर राइज बनता रहा तो मरीन लाइफ जो वहाँ पे सर्वाइव करती है, जैसे सील्स हैं या फिर जो भी है वॉलरस जो होते हैं, सी लाइन्स जिनको बोलते हैं, वो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। प्लांट्स की बात करो, बर्ड्स की बात करो, तो वो कहीं ना कहीं स्पीसीज़ है ना लोअर लैटिट्यूड पे सर्वाइव तो नहीं कर पाती। जबकि अगर नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर अगर टेम्परेचर राइज होगा तो इस लोअर लैटिट्यूड पे जो जो आप कह सकते हो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो इधर माइग्रेट कर पाएंगे, और यहाँ वाले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो अपना हैबिटेट लॉस कर देंगे, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होने का पूरा स्कोप है यहाँ पर आर्कटिक रीजन में लगभग 40 डिफरेंट इंडिजीनस ग्रुप है, मतलब वहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो भी अब धीरे धीरे इकोनॉमिकली कल्चरली अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं डेंजर में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे जो नॉर्मल जो लोग हैं ना, मतलब एक सिविलाइज्ड जिनको बोला जाता है, वो उन ट्राइबल लोगों की सोसाइटी को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, एक एनक्रोचमेंट देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है इस पूरे इकोसिस्टम में, जो कि बड़ा फ्रेजाइल है। इस फ्रेजाइल बैलेंस को अपसेट करने में कोई कमी नहीं रख रहा है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसका फिर ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ठीक है। इसका फ्लिप साइड देखो, आर्कटिक रीजन में अगर मेल्टिंग हो रही है तो कॉमर्शियल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। शिपिंग, एनर्जी, फिशरीज और मिनरल रिसोर्सेज है, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कॉमर्शियल नेविगेशन की बात करें, जिसमें हम नॉर्दर्न सी रूट है, उसमें लगातार आप देख सकते हो कि रोटरडम नेदरलैंड से लेकर के योकोहामा, दैट मीन्स जापान तक आने में अब लगभग 40% कम टाइम लगेगा। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, इजिप्ट वाली सुएज कैनाल है उसके थ्रू आना पड़ता है, बट अगर वहाँ पे मेल्ट हो जाती है आइस तो उधर से शॉर्टकट वो मार लेंगे, तो लगभग 40% टाइम शॉर्ट बच जाएगा। इसी तरीके से ऑयल या नेचुरल गैस डिपॉजिट्स हैं, वो लगभग वर्ल्ड के जितना एस्टिमेशन है उसका 22% वहाँ पर डिपॉजिट है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। तो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एक होड़ लग जाएगी। ज़्यादातर कहाँ पे? आर्कटिक ओशियन में। और आप देख सकते हो आर्कटिक ओशियन की जो शेल्व है ना, वो सबसे बड़ी है, ठीक है, वर्ल्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा डेप्थ में आप देख सकते हो वो देखी जा सकती है आर्कटिक ओशियन में। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि मिनरल डिपॉजिट है, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल रिजर्व का लगभग 25% वहाँ पर है। वहाँ पर वो एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, जैसे ग्रीनलैंड है वो मतलब हमने जब से पढ़ाई की है आपको भी ये पता होगा कि ये बिल्कुल स्नो कवर्ड है, बट वहाँ पर अब धीरे धीरे अब क्या स्नो मेल्ट हो रही है, तो जो मिनरल्स हैं उनको भी अब निकालना शुरू कर देंगे।
इसी के साथ में अगर देखें तो नेविगेशन भी देखो, ये सारा इतना कुछ आसान भी नहीं है, क्योंकि नेविगेशन कंडीशंस अभी भी थोड़ी सी डेंजरस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड ही हैं। और हाँ, समर्स के टाइम पे आप ये चीज़ कर सकते हो, बट वही बात, अगर ग्लोबल वार्मिंग यही यूं ही इसी पेस पे चलती रही तो विंटर्स के टाइम पे भी इतना कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। दूसरा, इस आर्कटिक ओशन वाले रीजन में अगर देखें तो डीप सी वाटर पोर्ट्स की कमी है, आइस ब्रेकर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको नेविगेट करना है। दूसरा, जो ट्रेड वर्कर्स हैं उनकी भी अभी कमी है, तो वहाँ पर आप पोलर कंडीशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तब जाके काम कर पाएंगे। दूसरा, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही है कि मान लो अगर कोई डैमेज हो जाता है तो डैमेज को कौन रिपेयर करेगा, तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो ये इतना आसान भी नहीं है, बट एक स्कोप है। माइनिंग की बात करें, जिसमें डीप सी ड्रिलिंग की जाती है, बहुत गहरे समंदर में जो खुदाई की जाती है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। या एनवायरमेंटल रिस्क भी हमने देखी अभी प्रीवियसली पूरा, कि किस तरीके से सारा इकोसिस्टम अंडर थ्रेट है। ठीक है, तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक छोटा छोटा स्कोप भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ है ना, कोस्टिंग ज़्यादा होनी, इंश्योरेंस ज़्यादा होना, तो इससे क्या होगा, एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी कंट्री जल्दी से अट्रैक्टेड फील नहीं करेगा या जल्दी से एक्सप्लोरेशन शुरू नहीं करेगा। अब जब ह्यूमन बीइंग वहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा तो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर हो सकता है। ठीक है, तो वही बात है कि एक ह्यूमन बीइंग का जो लालच है ना, इसके सामने सब कुछ घुटने ना टेके तो ही ठीक रहेगा। देखो, अंटार्कटिका के लिए तो एक ग्लोबल कॉमन कंसेंसस बनी हुई है, बट आर्कटिक रीजन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक आप देखोगे तो आर्कटिक रीजन में ओशियन है, अंटार्कटिका तो चलो ठीक है आपकी तरफ से एक कॉन्टिनेंट है, बट आर्कटिक रीजन की बात करो तो ये एक ओशियनिक रीजन है। तो वहाँ पर केवल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी, यूएन क्लॉज है केवल, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्टीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, जिनका लिटोरल लगता है, मतलब जो जिनका किनारा लगता है इस आर्कटिक ओशन से, वो है रशिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, जिनका ग्रीनलैंड की वजह से, ठीक है, और यूएसए। तो वो आप देख सकते हो कि इनके अधिकार कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा है कि वो इस यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। बट यहाँ पर आप देखोगे रिस्क, मतलब स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसमें आप देख सकते हो रशिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, इन्होंने तो अपनी तरफ से क्लेम भी करना शुरू कर दिया है कि बोलो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारे कंट्री से कनेक्टेड है आर्कटिक ओशन का, वहाँ पर तो हम ही केवल एक्सप्लोर करेंगे या फिर जो भी रिसोर्सेज है उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 2007 में रशिया ने अपनी तरफ से एक फ्लैग भी वहाँ पर होस्ट कर दिया था। आप कह सकते हो कि वहाँ पर अपना खुद का एक सिक्का जमाना शुरू कर दिया था नॉर्दर्न पोल में, और अपनी खुद की क्लेम को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए 2007 में ही करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यूएसए है, जो कि यूएन क्लोज की पार्टी नहीं है। ये देखो प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। यूएसए जो है वो यूएन क्लोज का पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी फॉर्मल क्लेम्स को परस्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा सा आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गर नहीं अपनी बात को रख पाता है। बट फिर भी आप देख सकते हो एक प्रेशर तो क्रिएट कर ही रहा है ना आर्कटिक रीजन में, क्योंकि अलास्का वाला जो लिटोरल है वो कनेक्टेड है वो आर्कटिक ओशन से। अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखिए तो रशिया एक डोमिनेंट पावर है आर्कटिक कोस्ट लाइन में, अगर हम देखें तो। दूसरा, आर्कटिक पॉपुलेशन की बात भी करें तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो रशियन ही है। ठीक है, और रही सही में फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी बना रखी है रशिया ने। तो नॉर्दर्न सी रूट है ना, वो ज़्यादातर आप देख सकते हो कि टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू ही अभी कंडक्ट हो रही है। और यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रशिया को काउंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कहता है कि ये जो लाइंस है ना, जो भी नेविगेशन हो रहा है नॉर्दर्न सी रूट से, वो इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू होना चाहिए, या इंटरनेशनल वाटर कंसिडर करो उसको। तो रशिया ने तो देखो अपनी तरफ से एंटिसिपेट कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए इस रीजन का। एंटिसिपेशन का मतलब आप फ्यूचर के लिए पहले से दिमाग लगा कर मेहनत करो कि हाँ हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ठीक है, चाहे वो पोर्ट्स की बात करो या फिर आइस ब्रेकर्स की बात करो या फिर पायलट या फिर ट्रेंड जो पर्सनल्स है उनकी बात करो। रशिया ने अपनी तरफ से वहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना दिए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रिफर्बिश भी कर दिया है। आप देखोगे सबमरीन फ्लीट भी वहाँ पर डिप्लॉय कर दी है, और अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें एक अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है दैट इज़ कि चाइना के साथ में ईस्टर्न आर्कटिक रीजन में एक्सरसाइज की गई है, और चाइना भी अपनी तरफ से वहाँ पर अपने सिक्के खेलना शुरू कर चुका है।
तो क्योंकि चाइना का जो टारगेट है दैट इज बोर्ड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसका एक पार्ट वहाँ पर जो द पोलर सिल्क रोड है उसको बनाना चाह रहा है BRI का। तो इसके लिए आप देख सकते हो एनर्जी या अंडर से इंफ्रास्ट्रक्चर है या पोर्ट्स डेवलपमेंट है, माइनिंग है, उसमें चाइना अब लगातार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो देखो एक पूरा आइसबर्ग होता है ना, एक मान लो कि पूरी बर्फ डूबी हुई है पानी में, तो उसकी केवल टिप है, रियलिटी तो बहुत कुछ है अभी तक। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया देखो बहुत दूर है क्योंकि पेरीफेरी में हम कनेक्टेड नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वल्नरेबिलिटीज बनती है ना, उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़ी है। और रही सही में हमारी जो मछुआरे हैं उनकी लाइफ हो गई, या वेदर पैटर्न जिसमें हम मानसून पे बड़े डिपेंड करते हैं, तो उसमें भी बड़े चेंजेस आएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। साइंटिफिक रिसर्च जो की गई है आर्टिक रीजन में, तो इंडिया के पास में अच्छा खासा एक आप कह सकते हो कि एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है कि वो क्लाइमेटिक चेंज को पूरा समझ सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी थर्ड पोल है ना, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और थर्ड पोल हो गया हिमालयाज, ठीक है। तो वो भी तो हमारे यहाँ पर है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर वही ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारे भी यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो नदियों में पानी फिर बाद में कम होने लग जाएगा, तो उसका असर भी हमें है। तो एक देखो चाइना अपनी तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन आती हुई दिखाई दे रही है ना इंडिया की तरफ, कि चाइना वहाँ पर अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और रशिया के साथ में आप देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, मैं आप कह सकते हो कि बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो हमने यहाँ पर भी देखा था। दूसरा आप देखोगे 2013 से इंडिया ने भी अपनी तरफ से इस रीजन में ध्यान देना शुरू कर दिया है, और जो आर्कटिक काउंसिल है इसके बारे में आप गूगल कर लेना। आर्कटिक काउंसिल जो है उसमें भी इंडिया एक कह सकते हो प्रीडोमिनेंट मेंबर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑब्जर्वर की तरह वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो कहने का मतलब इंडिया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करता आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वेटर की तरह काम करता है, जो कि आप कह सकते हो कि एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। तो देखो सिक्योरिटी तक अभी इतना बातचीत नहीं होती है आर्कटिक काउंसिल में, अभी एनवायरमेंटल या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात की जाती है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आर्कटिक काउंसिल में हमारा जो प्रेजेंस है उसको हमें और ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जो भी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल या साइंटिफिक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनमें इंडिया इंटरनेशनली अपना इंपॉर्टेंट रोल एक और सेगमेंट में प्ले कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।